16 मार्च से 12 से 14 साल की उम्र वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अब तक 16 साल के ऊपर तक के बच्चों को वैक्सीन लग रही थी। अब ये नई कैटेगरी सरकार ने बनाई है जिसमें 14 से 16 साल के बच्चों को 12 से 14 साल माफ कीजिएगा, उन्हें अब वैक्सीन की डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये ट्वीट किया है, उन्होंने जानकारी दी है 16 मार्च से इन बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा जो कि 12 से 14 साल के बीच आते हैं। अभी तक 14 साल से जो ऊपर के बच्चे थे और जो युवा थे उन्हें टीकाकरण दिया जा रहा था। और अब बात यूक्रेन रूस विश्व युद्ध की करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूसी हमले तेज हो गए हैं। रूस ने कीव को हर तरफ से घेर लिया है। कीव में अब कुछ भी हो सकता है। रविवार को रूस के नाटो सदस्य पोलैंड से सटे यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर मिसाइल दागी गई जिससे 33 लोगों की जान चली गई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अब कुछ समय की ही बात है जब रूस नाटो सदस्यों पर हमला शुरू कर देगा। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना की मोर्चेबंदी तेज हो गई है। इस बात से राष्ट्रपति ने भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कीव में हवाई जहाज फैक्ट्री पर रूसी हमला हुआ है, यानी कि जो आक्रामकता है रूसी सेना की वो और ज्यादा तेज हो गई है। नाटो से मिले हथियारों से तबाह हो रहा है कीव शहर। जंग के 19वें दिन एक्शन में यूक्रेनी सेना भी दिखाई दे रही है। 16 मार्च 19वें दिन भी आज जंग जारी है। रूसी बमबारी से मारियोपोल शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये जो सैटेलाइट इमेजेस दरअसल आप देख रहे हैं, दरअसल ये रूसी बमबारी से किस तरीके से मारियोपोल शहर में विध्वंस हुआ है, तबाही मची है, उसका एक इमेज आपको सैटेलाइट के जरिए दिखाई दे रही है। रूसी बमबारी से मारियोपोल शहर, और अब ये कहा जा रहा है राष्ट्रपति की ओर से कि अगला निशाना कीव हो सकता है। हालांकि पहले से ही कीव में रूसी सेना मौजूद है, लेकिन वहां पर रुक रुक कर हमले किए जा रहे हैं। 19 और ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहां पर तबाही का अलर्ट जारी किया गया है। राजेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कीव शहर से जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, एक तरफ आप बातचीत की टेबल पर होंगे कुछ देर बाद, आज या फिर कल यूक्रेन और रूस आमने सामने, तो बातचीत इन हमलों के बीच कैसे संभव है? या तो आप सीज फायर करें, किसी निष्कर्ष पर निकलें, और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि लगातार हमलों में तेजी आ रही है। मारियोपोल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए नेहा, वॉर और डिप्लोमेसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो बातचीत नहीं हो सकती, और बातचीत हो रही तो लड़ाई नहीं हो सकती। तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं, और जो हम देख रहे हैं अभी, सीज फायर होगा नहीं होगा, युद्ध थमेगा नहीं थमेगा, बातचीत उसके बाद होगी नहीं होगी, ये बहुत से ग्राउंड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर रूस को लगता है कि उसने अगर अपने ऑपरेशन अभी रोके तो शायद उसको फिर आगे इन ऑपरेशन को उस लेवल तक लेके जाना मुश्किल होगा। यही कारण है कि वो सीज फायर के लिए राजी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो बातचीत है, दोनों देश ये चाहते हैं कि तबाही कम से कम हो, सिविलियंस कम से कम हताहत हो, कम से कम जान माल की क्षति हो, कीव जैसा शहर बच जाए। तो दोनों देश ये चाहते हैं, और यही कारण है कि दोनों देश साथ ही साथ बातचीत की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ वो देश भी हैं जो मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान हो गया, टर्की हो गया, इसराइल हो गया, कुछ हद तक फ्रांस हो गया। ये देश समझते हैं कि इस लड़ाई में किसी का भला नहीं होने वाला है, और ये जो प्रभाव है वो सब पर पड़ेगा। देखिए, अभी जो फूड प्राइसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड 20% ऊपर चले गए हैं खाने पीने का, जो क्योंकि जो 1/3 सीरियल्स हैं, ज्वार, बाजरा,
गेहूं लगभग यूक्रेन और रूस पूरे दुनिया के एक्सपोर्ट का 1/3 एक्सपोर्ट करते हैं ये। तो क्योंकि लड़ाई की वजह से वो सब बंद हो गया है और इस बार की फसलें यूक्रेन में नहीं कट सकती क्योंकि लड़ाई चल रही है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है फूड सिक्योरिटी पर पूरी दुनिया की, खासकर गरीब मुल्कों की, अफ्रीकन मुल्कों की। इसके अलावा ये दोनों देश बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं मिनरल फर्टिलाइजर्स के, और वो एक्सपोर्ट भी रुक गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व प्रभावित है इस वक्त। और तेल और गैस की बात तो हम पहले कई बार कर चुके हैं। तेल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस पूरी दुनिया में आसमान छू रहे हैं। पिछले कई सालों में अब तक हाईएस्ट रेट पे हैं। और गैस के प्राइसेस स्पेशली यूरोप में, जो बहुत ठंडे मुल्क हैं, वहां कई जगह 6 से 7 गुना तक बढ़ गए हैं। तो पूरा विश्व इससे प्रभावित है और खासकर गरीब लोग, गरीब मुल्क ज्यादा प्रभावित हैं। इसलिए बातचीत जरूरी है। इसलिए बाकी देश कोशिश कर रहे हैं कि मध्यस्थता हो जाए, कहीं ना कहीं बातचीत से कोई सोल्यूशन निकल जाए। नहीं तो हर किसी का इसमें नुकसान होना है, फायदा किसी का नहीं होना है। यही कारण है कि बातचीत चल रही है। और लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि लड़ाई हो सकता है बातचीत का कोई समाधान ना निकले, तो उन्हें अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। और जो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जहां जहां उनका एडवांटेज है, वो उस एडवांटेज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि हम दोनों स्ट्रीम्स, मिलिट्री और डिप्लोमेसी, साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। नेहा। ठीक है राजेश, लौटेंगे मैं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको युद्ध से जुड़ी हुई बता दें। रूस से बातचीत को लेकर जेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया है। दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव, जंग की प्रतिनिधि बातचीत में जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच पुतिन से बातचीत के लिए डालेंगे दबाव, ये जेलेंस्की का कहना है। युद्ध में सकारात्मक नतीजे की जरूरत है। इस बीच राजेश पवार मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कीव से जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर आप आसपास की तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि इससे पहले आप जानकारी दे रहे थे कि कीव में दरअसल आपने हाल फिलहाल कोई धमाका या फिर स्ट्राइक्स, इस तरह की चीजें ना तो देखी है ना सुनी है, यानी कि अभी भी मामला शांत बना हुआ है। देखिए नेहा, मैंने नहीं सुना है, लेकिन खबर आई है आज सुबह कि यहाँ एक जहाजों की फैक्ट्री है। अंतोनोव जहाज है, बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत पुराना और दुनिया का माना हुआ जहाज है। हम हिंदुस्तानी एयरफोर्स में भी AN-32 जो एंथोनोव 32 जहाज यूज करते हैं। और ये जो जहाज है, इसकी फैक्ट्री जो कीव में है, आज सुबह ये खबर आई है कुछ सोर्सेज से कि उस पर हमला हुआ है। उस खबर को मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं अभी वेरीफाई कर सकता क्योंकि धमाका मैंने नहीं सुना है। और ये खबर मैं कई और सोर्सेज से पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सच है नहीं है, और वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा एक और खबर आई है कि एक और रिहायशी इलाके में हमला हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ये कहाँ हुआ है ये नहीं बताया है इन्होंने, तो वो भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सच है नहीं है। ये वेरीफाई करने के बाद ही बोल सकता हूं। लेकिन पर्सनली मैंने शहर के सेंटर में होते हुए इस वक्त तक कोई भी धमाका नहीं सुना है। ओवर टू यू नेहा। ठीक है। और राजेश, जिस तरीके से लगातार आप कीव में ही डटे हुए हैं, आपने आसपास के भी कई एरियाज में आप गए होंगे, लेकिन मारियोपोल शहर की जो तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए आ रही हैं वो दरअसल काफी परेशान करती हैं, क्योंकि इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा शहर, कुछ इलाकों को छोड़ दें तो तबाह हो चुका है, और वहां पर तबाही का मंजर ये इमेजेस कैप्चर करती हैं। देखिए नेहा, ये 2-3 शहर हैं, खार्किव हो गया, सुमी हो गया और अभी मरियापोल हो गया। इन्होंने इस युद्ध में काफी क्षति उठाई है इन 3 शहरों ने। मरियापोल अपने आप में एक मानवीय त्रासदी है, क्योंकि वहां 3-4 बार बातचीत हो चुकी है रूस और यूक्रेन के बीच में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाने के लिए, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं, सिविलियंस फंसे हुए हैं, वो बाहर निकल सकें। लेकिन हर बार आरोप प्रत्यारोप इनके बीच में चलते रहे हैं, एक दूसरे ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं कि उनके कारण नहीं निकल पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनके कारण नहीं निकल पा रहे हैं। 2-3 इल्जाम आपको बता दूं जो लगाए गए हैं। रूस ने बोला है कि जो हमने ये एक कॉरिडोर बनाए हैं, वहां जो अज़ोव बटालियन के लोग हैं, जो यूक्रेनियन राष्ट्रवादी लोग हैं, एक्सट्रीम राइट के लोग हैं, वो इनको हथियार की नोक पे वहां रोके हुए हैं ताकि उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, ताकि रूसी वहां बमबारी ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का आरोप ये है कि देखिए जो इन्होंने हमें कॉरिडोर दिए हैं वो सारे रूस में खुलते हैं, दोनबास के अंदर खुलते हैं, रूसी कंट्रोल एरिया में। जबकि हम चाहते हैं कि कॉरिडोर हमें पश्चिमी यूक्रेन की तरफ मिले ताकि लोग यूक्रेन में आ सकें। तो अब जो सुनने में आया है, रूस ने दोनों तरफ से कॉरिडोर खोले हैं, रूस की तरफ जाने के लिए भी और पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाने के लिए भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी शायद जो सिविल लोग फंसे हुए हैं थोड़े बहुत वहां पर, वो वहां से निकल पाएंगे। लेकिन ये कितना सफल होता है ये आज शाम तक या कल सुबह तक ही क्लियर हो पाएगा। नेहा।
बिल्कुल। और राजेश, जिस तरीके से कहा जा रहा है जेलेंस्की की ओर से भी कि हस्तक्षेप नाटो देशों का भी जरूरी है, आपके पास मैं लौटूंगी, इस बीच तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं। रूसी कब्जे में अब एक हवाई अड्डा भी बताया जा रहा है। ये वहीं की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर ये दावा किया जा रहा है रूसी फोर्सेस की ओर से कि इस हवाई अड्डे को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली ये सैनिक आगे बढ़ते हुए हथियारों से लैस इस हवाई अड्डे पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेश, आप कह ही रहे थे कि आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे हवाई अड्डों पर, सैन्य अड्डों पर इस वक्त रूसी फौज का निशाना है। जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी है? किस एरिया की, कहां की ये तस्वीर है जहां का ये हवाई अड्डा कैप्चर किया गया है रूसी फोर्सेस की तरफ से? देखिए, ये हवाई अड्डा कीव के काफी नजदीक है। यहाँ से इसका फासला मेरे ख्याल मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता अभी आपको, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है कीव से, जो ये नया हवाई अड्डा कब्जा किया है। और ये मेरे भी सुनने में आया है लोकल सोर्स से भी कि उसके ऊपर जो है रूसी सेना ने कल रात को कब्जा कर लिया है। ये खबर मुझे भी कुछ लोगों ने कंफर्म की है। देखिए, अभी फॉग ऑफ वॉर में एग्जैक्ट किसी चीज को हाँ या ना बोलना मुश्किल है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि इस हवाई अड्डे पर जो कीव के काफी नजदीक है, रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। नेहा, और साथ ही राजेश, जिस सवाल को मैं पहले पूछ रही थी उस पर एक बार फिर से लौट आते हैं। जिस तरीके से नाटो देशों का हस्तक्षेप रहा है उसको लेकर जेलेंस्की काफी खफा रहे, उन्होंने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये युद्ध इसमें की जद में सिर्फ यूक्रेन नहीं आएगा, आप भी आ सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द इस पर एक्शन लीजिए। बिल्कुल, अगर आप देखें कल भी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने वही चीज दोबारा दोहराई है। नेटो को फिर आह्वान किया है कि आप जो है यूक्रेन एयर स्पेस को क्लोज करें, इसको नो फ्लाई जोन एनफोर्स करें। लेकिन नेटो ने फिर दोबारा साफ किया है, अमेरिका ने साफ किया है कि वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नेटो या अमेरिका बोलता है कि हम आपको बहुत सारा मदद देंगे, आपको हथियार देंगे, आपको सब कुछ देंगे, लेकिन वो आएंगे कैसे यूक्रेन के अंदर? बड़ा सवाल ये है। वो सिर्फ जमीनी रास्ते से आ सकते हैं, रेल से या रोड से। और जो कल एक रूस ने हमला किया है मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर, जो कि पोलैंड की सीमा से सिर्फ 18 मील दूर है, और रूस का ये कहना कि हम किसी भी काफिले को, किसी भी हालात में अगर कोई जो नेटो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहे हैं उन पे हमला करेंगे, नहीं आने देंगे। ये उनका एक साफ संदेश था कि कोई भी गाड़ी या ट्रेन वहां से आती है मिलिट्री इक्विपमेंट को लेके, उसको हम टारगेट करेंगे और तबाह करेंगे। और ये उन्होंने करके दिखा दिया है। तो अब सवाल ये है कि कैसे वो इक्विपमेंट भेजेंगे। लड़ाई चल रही है कीव में, लड़ाई चल रही है पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में, किस प्रकार वो हथियार भेजेंगे यूक्रेन के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी मुश्किल है यूक्रेन के लिए। और इसीलिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की बार बार ये बोल रहे हैं। ठीक है राजेश, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं उस हवाई अड्डे की जिसे रूसी सेना ने कैप्चर किया है, अपने कब्जे में लिया है। राजेश जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, दरअसल देर रात या फिर उसके बाद में किसी वक्त इस हवाई अड्डे पर रूसी सेना का ये कब्जा, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं उसमें रूसी सेना पूरी तरीके से इस हवाई अड्डे पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यूक्रेन के कई ऐसे शहर हैं जहां पर हवाई हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है, और ये हमले दरअसल बढ़ रहे हैं, इंटेंसिफाई हो रहे हैं कुछ एरियाज में, जिसमें खास तौर पर हमारे संवाददाता ने जिक्र किया था कीव, खार्किव और साथ ही मारियोपोल का। ये वो 3 अहम शहर जहां पर इस वक्त रूसी हमला और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें दरअसल इशारा करती हैं उस जगह का जहां पर अगर आप अपनी घुसपैठ करते हैं, सेना के द्वारा घुसते हैं, उसे कैप्चर करते हैं, तो एक मेजर संदेश वहां पर सरकारों को जाता है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब रुक करते हैं सियासी खबरों का। बजट सत्र पार्ट 2 से पहले दिन संसद में मोदी के नारे गूंज उठे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 4 राज्यों में जीत पर बीजेपी सांसद जय घोष करने लगे। वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले भगवंत सिंह मान ने आज लोकसभा पद से इस्तीफा दे दिया है। 16 मार्च को उनकी ताजपोशी होगी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी का आज दूसरा दिन है। आज भी मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा। कल सीएम ने पीएम और गृह मंत्री और साथ ही पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। आज सुबह सुबह उन्होंने राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। होली के बाद योगी दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।
सियासी लिहाज से हलचल भरे 2 दिन रहे हैं कल और आज, जिसमें एक्शन में खासतौर पर भगवंत मान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। लेकिन आज का हाईलाइट रहा जो बजट सत्र का आगाज हुआ है, उस आगाज में मोदी मोदी के जयकारे। राष्ट्रीय की संसदीय शिष्टमंडल रविवार 13 मार्च 2022। वहीं दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले दिन गडकरी से मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति भवन जाकर महामहिम से मुलाकात की। थोड़ी देर पहले उन्होंने अनुराग ठाकुर से बातचीत की। माना यही जा रहा है कि होली के बाद मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेंगे और इस मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा, तो कांग्रेस सांसद ने पिता की हार की याद दिला दी। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, विकास, गरीब कल्याण, कहीं ना कहीं धरातल पर उसका बहुत बड़ा फर्क पूरे चुनाव में चारों राज्यों में देखने को मिला। और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। चुनाव हारे कैसे जाते हैं, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। अब अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मंत्री हैं, मित्र है मेरे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु जब हिमाचल में हार होती है तो वहां किससे सीखें? उनके पिताजी, उनके नेतृत्व में हार हुई, वो स्वयं भी हारे, तो किससे सीखा था उन्होंने? मेहरबानी करके राजनीति में उतार चढ़ाव लगे होते हैं, उस पर इतना जाने की जरूरत नहीं, वरना जिस लोकसभा में बैठते हैं, हमने 2 सीटों पर भाजपा को बैठे देखा है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता दें कि 19 शहर ऐसे हैं यूक्रेन के जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार यहां पर खतरे के सायरन बज रहे हैं। जंग के 19वें दिन 19 शहरों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। हॉस्टमल में रूसी सेना ने हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। पूरे एयरपोर्ट को रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में लिया, उसे घेर लिया है। वहां पर अपनी मौजूदगी फायरिंग और बमबारी से दिखाई है और ये तस्वीरें दरअसल बयां कर रही कि ऐसे रूसी सेना का कैप्चर यहां पर हो गया है इस हवाई अड्डे पर। इसको अपने कब्जे में रूसी सेना लेते हुए उनके सैनिक यहां पर मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और यहां पर बड़ी मौजूदगी इस वक्त रूसी सैनिकों की है।